अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, अब तक की सबसे अहम खबर ये है कि पूरे मुल्क में इस वक्त पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पहले मरहले में पीटीआई की जो फर्स्ट लेयर थी, जो उनकी अहम लीडरशिप थी, उसको अरेस्ट किया गया था। सेकंड फेज़ में पीटीआई की सेकंड लेयर को अरेस्ट किया गया और अब मामला पीटीआई की थर्ड लेयर तक पहुंच चुका है। जो पीटीआई की लोकल लीडरशिप है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन 9 मई के बदतरीन वाकयात के बाद किया जा रहा है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने मुल्क दुश्मनी दिखाई, अपने लोगों को इस्तेमाल किया, पाक फौज के खिलाफ इस्तेमाल किया, पाक फौज की इमलाक और तनसीबात को निशाना बनाया गया। उन्होंने अपने लोगों को ऑर्डर्स जारी किए कि पाक फौज के ऊपर चढ़ दौड़ें। ये इमरान खान साहब की टाइगर फोर्स ही थी, जिसको कभी सीरियस लिया ही नहीं गया। सब ने उसका मजाक बनाया था कि ये बर्गर बच्चे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ घरों में बैठे रहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने इन तमाम दावों को गलत साबित किया और उन्होंने एक ऐसी मिलिटेंट फोर्स बनाई जो इसने मुल्क की ईंट से ईंट बजाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। और यही मिलिटेंट फोर्स है जिसको इमरान खान साहब ने फौज के खिलाफ इस्तेमाल किया है। तहकीकात से पता चलता है कि इमरान खान साहब ने इस मिलिटेंट फोर्स में उन अफगानियों को भी शामिल किया जिन अफगानियों को जेलों में रखा गया था, जिन अफगानियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने पर गिरफ्तार किया था। उन्हीं अफगान दहशतगर्दों को इमरान खान साहब ने माफ़ी तलाफी करके छुड़वाया और उन्हें फिर अपनी फोर्स में शामिल किया। और यही फोर्स अब फौज के खिलाफ और मुल्क की तनसीबात पर हमला करने में मुलविस निकली है। तहकीकात से पता चला है कि इमरान खान साहब की इस फोर्स में 50 से 100 अफराद शामिल हैं और 9 मई के वाकयात में इमरान खान साहब की क्लियर डायरेक्शंस थी कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो आप लोगों ने फौज की इमलाक और तनसीबात पर धावा बोलना है। और उस फोर्स ने बिल्कुल वैसा ही किया और फिर उसी 50 अफराद के टोले ने, जिसमें अफगानी भी शामिल थे, उन्होंने कोर कमांडर लाहौर के घर पर धावा बोल दिया और उसको तसल्ली से आग लगाई और एक सुई तक नहीं छोड़ी। वहां पे लूट मार की उन्होंने वहां पे। इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस के पास शवाहिद मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं। बल्कि जो अफराद कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमला करने में मुलविस हैं, वो खुद ही वीडियो बनाते रहे हैं और वो शेयर भी करते रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक इस पूरी साजिश में ख्वातीन का एक ग्रुप भी शामिल है जो पहले रैकी करता था, सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी को देखता था, चेक करता था कि वो किन किन मकामात पर मौजूद हैं, और फिर यही ख्वातीन का ग्रुप इन 50 से 100 अफराद को आकर बताता था और उनको गाइड करता था कि किन किन मकामात पर आप अटैक कर सकते हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का मजीद कहना था कि इन मुसल्लह जत्थों को पीटीआई की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से पिछले 1 साल से जमान पाक में तरबियत दी जा रही थी और ये इसी तरबियत का नतीजा है कि ये आर्मी की इमलाक और तनसीबात के ऊपर चढ़ दौड़े और उनको तबाह बर्बाद कर दिया। इमरान खान साहब को यही गुस्सा था कि आर्मी चीफ उनका साथ नहीं दे रहे। भाई, आर्मी चीफ आपका क्यों साथ दें? उनका सियासत में कोई काम ही नहीं है तो वो क्यों आपका साथ दें? अगर आप, खान साहब, मुल्क के बहुत बड़े लीडर हैं, अवाम आपको पसंद करती है, तो आप फौज से क्यों मदद मांगते हैं? आप अवाम की अदालत में जाएं, वहां पे इलेक्शन लड़ें, वोट लें। अगर आप मुंतखब होते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, आप वजीर आजम बन जाएं, आप पावर में आ जाएं, फिर जो आपका दिल करता है आप करें। असल में मसला यह है कि आपकी आदतें शुरू से ही खराब की गई थी। आप सियासतदान तो कभी थे नहीं। आपकी पार्टी बनाई गई, लोगों को इधर से उधर से सबको इकट्ठा किया गया और फिर एक मुकम्मल पार्टी बनाई गई जिनकी अपनी कोई सोच नहीं थी। और जब भी हुकूमत में भी आप आ गए, धांधली करके आ गए, मियां नवाज शरीफ साहब को ज़बरदस्ती माइनस करके भी आप आ गए, लेकिन आप में इतना कैलिबर ही नहीं था, आप इतने कम्पिटेंट ही नहीं थे कि आप मुल्क को चला सकते। आपने अपोजिशन को दीवार से लगाया, दीवार में चुनवा दिया आपने, लेकिन मुल्क के लिए कोई एक काम आप ना कर सके। सिर्फ और सिर्फ आपने मुल्क दुश्मनी की। और अब तो हद ही हो गई कि आपने पाक फौज की तनसीबात और इमलाक पर ही हमला करवा दिया, सिर्फ इस गुस्से में कि आर्मी चीफ आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे। भाई, आर्मी चीफ किसी की भी सपोर्ट नहीं कर रहे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जमहूरियत के साथ खड़े हैं, पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं। जो भी जीतता है इलेक्शन में तो वो उसका एहतराम करेंगे। वो खुद भी कह चुके हैं कि वो पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं, अवाम के साथ खड़े हैं, वो किसी पार्टी के साथ नहीं खड़े। और आपने जो आर्मी चीफ साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर साहब के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया है और इंतहाई नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की है, और अमली तौर पर आपने ये साबित किया है कि आप मुल्क से मुखलिस किसी सूरत नहीं है, आप मुल्क दुश्मन हैं और आपने दुश्मनी करके दिखाई है मुल्क के साथ।
9 मई के वाक़यात के हवाले से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसमें सख्त फैसले किए गए हैं, कुछ बताए गए हैं और कुछ नहीं बताए गए हैं। एलामिया के मुताबिक अब जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं उनके खिलाफ आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और सीक्रेट एक्ट का मतलब यही है कि आर्मी के अंदर भी एहतसाब होने जा रहा है। 9 मई के वाक़यात के हवाले से कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ है, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने की है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो भी अफराद इन वाक़यात में मुलविस हैं उनके खिलाफ आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई करने के फैसलों की तौसीक की गई है। मजीद यह कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि 9 मई के वाक़यात को हर साल यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा, जबकि पाकिस्तान से बाई सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा को लगाम डालने का फैसला भी कर लिया गया है। 9 मई को जो वाक़यात मुल्क में हुए हैं उसमें एक बहुत बड़ी साजिश सामने आई है और इमरान खान साहब ने अपने तमाम लोगों को पहले ही ये प्लान करके दिया था कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो आपने फ़ौज की इमलाक और तनसीबात को निशाना बनाना है। कुछ बातें सिक्योरिटी इदारे तहकीकात के बाद सामने लाए हैं और कुछ बातें उन्होंने अभी भी पोशीदा रखी हैं। मिसाल के तौर पर जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई तो उनके पीछे जो लोग रह गए थे, जो उनकी लीडरशिप थी, उन्होंने अपने लोगों को पैगामात भेजे कि आर्मी के कुछ आला अफसर जो हैं उनके घरों को के ऊपर अटैक किया जाए, उन आर्मी ऑफिशल्स के घरों के बाहर मुजाहिरे किए जाएं और उन आला आर्मी ऑफिशल्स के घरों की बाकायदा लोकेशंस व्हाट्सएप पर शेयर की गईं। उसी दौरान ट्विटर पर एक आला आर्मी ऑफिसर और उनकी फैमिली की तस्वीर शेयर की गई, बाकायदा उनके खिलाफ कैंपेन्स चलाई गई, उनके घर के एड्रेस शेयर किए गए। ये सब कुछ ट्विटर पर मौजूद रहा है, ये हुआ है ट्विटर के ऊपर। तो ये क्या मुल्क दोस्ती है? मुल्क दुश्मनी है? ये कौन करता है ऐसा? कौन सियासतदान करता है ऐसा? आज तक कौन से सियासतदान ने किया है मुल्क में इस तरह से जो इमरान खान साहब ने किया है? तो इमरान खान साहब तो किसी माफ़ी के हकदार नहीं हैं। असल में इमरान खान साहब को और उनके साथियों को, उनके कारकुनान को कभी कुछ कहा ही नहीं गया है। हमेशा उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। कभी इन लोगों को फ़ौज के आला आर्मी ऑफिसर्स तहफ़्फ़ुज़ देते रहे और कभी अदालतें। खैर, अदालतें तो अभी भी इमरान खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ देने में लगी हुई हैं, ख्वाह वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो। हर जगह से इनको अभी भी तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। लेकिन वो दिन अब दूर नहीं है, इमरान खान साहब के ऊपर कड़ा वक्त आने वाला है, बल्कि आ चुका है। और वो दिन अब दूर नहीं है कि इमरान खान साहब की पार्टी तितर बितर होने वाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होने जा रहा है। आगे ये होने जा रहा है कि पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन शदीद होगा, इमरान खान साहब का कड़ा एहतसाब होने वाला है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं। सियासत को तो वो भूल ही जाएं, बल्कि अपनी खैर मनाएं। और इनकी जो पार्टी है वो बिल्कुल टूटने वाली है। कराची में भी काम शुरू हो चुका है और पंजाब में भी ये काम शुरू हो चुका है और अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इनकी पार्टी मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी। मैंने चंद दिन पहले एक वीलॉग में आपको कहा था कि आइंदा आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन साहब का नहायत अहम किरदार होगा और पीटीआई का एक बड़ा धड़ा जहांगीर तरीन साहब के साथ चला जाएगा और जहांगीर तरीन साहब उस धड़े के हेड बन जाएंगे। ये भी एक खबर है कि 9 मई के वाक़यात में इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस के हवाले से हुक्काम ने जैक से भी रब्ता किया है और जैक की तरफ से ये उनको सिग्नल मिला है कि केसेस जो हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ फ़ौजी एक्ट के तहत चलाए जा सकते हैं। आर्मी एक्ट का सेक्शन है 21D, उसके तहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। 2 सूरतों में हो सकता है कि किसी ने हसास मामलात को किसी दुश्मन मुल्क से, मुल्क दुश्मन अनासिर से शेयर किया है तो उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो सकता है। इमरान खान साहब ने आर्मी ऑफिशल्स के घरों की जो लोकेशंस शेयर किए हैं, क्या वो हसास नहीं थी? जबकि दूसरी वजह फ़ौज को आपस में तकसीम करना और जूनियर्स को सीनियर्स के खिलाफ उकसाना। इन दोनों सूरतों में इमरान खान साहब के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो सकती है और मुझे लगता है कि फ़ौज ने यह तहिया कर लिया है कि वो इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे और वो इमरान खान साहब के खिलाफ कोर्ट मार्शल करेंगे। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल दिखाई दे रही है। अब बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और जो कार्रवाई है वो सिविलियन अदालतों में चलनी चाहिए। भाई, सिविलियन अदालतों में रह के गया है वो सारी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, वो तो इमरान खान साहब को गोद में लेके बैठे हुए हैं। तो फिर किस तरह से इमरान खान साहब के खिलाफ सिविलियन अदालतों में केसेस हो सकते हैं?
جہاں تک عمران خان صاحب کے خلاف سویلین کیسز کی بات ہے، اس میں ہو سکتا تھا کہ عمران خان صاحب بچ جاتے، لیکن فوج اپنا مورال کبھی ڈاؤن نہیں کرے گی۔ فوج اپنی تنصیبات اور املاک پر حملہ کرنے والوں کو اور ان کے سہولت کاروں کو نہیں چھوڑے گی، نہیں معاف کرے گی، عمران خان صاحب کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ کیونکہ اگر 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو معاف کیا گیا تو پھر ہر دوسرا بندہ آرمی کے خلاف ایسا ہی کرے گا، آرمی کی تنصیبات پر چڑھ دوڑے گا۔ اس وجہ سے 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ بھی ملوث ہیں اور سہولت کار ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جانی چاہیے، تاکہ کسی کو آئندہ ہمت نہ ہو کہ وہ فوج کی اعلیٰ تنصیبات اور املاک کو نقصان پہنچائے۔ کیونکہ فوج ہے تو ہم ہیں، فوج نہیں ہے تو یہ ملک نہیں ہے، ملک کمزور ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے تو یہ سازش کی ہے کہ فوج کو کمزور کیا جائے۔ فوج کو کمزور کریں گے تو ملک کمزور ہوگا، تو پھر لڑے گا کون؟ عمران خان صاحب، عمران خان صاحب کے جتھے۔ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے خلاف مزید سخت کارروائی کی جائے گی، اور ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کو آہستہ آہستہ چھوڑنے لگیں گے۔ اور اسی حوالے سے فواد چودھری صاحب نے بھی کچھ ایسے بیانات دیے ہیں رات 12 بجے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی پارٹی کو الوداع کہنے والے ہیں، عمران خان صاحب کو الوداع کہنے والے ہیں، عمران خان صاحب سے ان کے راستے جدا ہونے والے ہیں۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب سے الگ ہونے والے ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ عمران خان صاحب نے جن لوگوں کو ٹکٹس دیے تھے، کروڑوں روپے جن لوگوں نے لگائے ہیں، وہ لوگ وہ ٹکٹس دوبارہ عمران خان صاحب کو دے کر جائیں گے، اور ان ٹکٹس کی اب کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ عمران خان صاحب بانٹنے کی کوشش بھی کریں تو بھی کوئی نہیں لے گا ان سے یہ ٹکٹس۔ اسی حوالے سے فواد چودھری صاحب نے پہلی بار نہایت اہم بیانات جاری کیے ہیں۔ ان کے مطابق بطور ترجمان پی ٹی آئی سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات انتہائی قابل شرم تھے۔ پاک فوج ہے تو پاکستان ہے، اور اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی پالیسیز بنانی چاہیے۔ فواد چودھری صاحب جو سارا دن اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے رہے، اور جب وہ رات 12 بجے نکلے تو وہ بالکل ہی ان کا بیانیہ تبدیل ہو چکا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرا تعلق جہلم سے ہے اور یہ ضلع شہیدوں اور غازیوں کا مسکن ہے، ہمارے خاندانوں اور لہو کے رشتے سے زیادہ یہ مقدم ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی کو کور کمانڈر کے گھر اور جی ایچ کیو پر جو واقعہ پیش آیا، ہر وہ شخص جس کا تعلق پاکستان اور اس کی فوج سے ہے وہ اس پر رنجیدہ ہے اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب کا مزید کہنا تھا کہ بطور ترجمان پی ٹی آئی سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات انتہائی قابل شرم تھے۔ ان واقعات میں جو ملوث ہو، تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا نہ ہو، انکوائری کے بعد قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جہاں تک معاملات کا تعلق ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارا پاکستان سے تعلق ہے، جس کا پاکستان سے تعلق ہے اس کا پاک فوج سے تعلق ہے، پاک فوج ہے تو پاکستان ہے، اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر ہمیں پالیسیز بنانی چاہیے۔ جبکہ ابھی تک عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات پر کوئی مذمت نہیں کی، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر رضا بندیا صاحب نے بھی ان کو مذمت کرنے کا کہا، لیکن انہوں نے کوئی مذمت نہیں کی، بلکہ وہ تو کہتے رہے کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو اس طرح کے دوبارہ واقعات ہو سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب اور ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کے خلاف گھیرا بہت زیادہ تنگ ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آرمی چیف، ان کی ٹیم اور پوری پاک فوج کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔